everyone. I hope you all are doing well. Students, today we are going to discuss under Indian Contract Act 1872 our next very important topic जो कि रहेगा नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स के बारे में। मर्केंटाइल एजेंट्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। वेरियस लाइक ब्रोकर, कमीशन एजेंट्स, डेल क्रेडिट कमीशन, ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मर्केंटाइल एजेंट्स के बारे में आपको डीपली नॉलेज मैंने हर एक सेशन में दिया है, अलग अलग एजेंट के बारे में सेपरेट डिस्कस करके। आज का ये सेशन हमारा रहेगा अबाउट नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स। नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स कौन से होते हैं, इनका क्या रोल होता है, और ये एक्चुअली में क्या एजेंसी वाले फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं एज एन एजेंट। लेट्स सी इन दिस सेशन। पे योर अटेंशन, बहुत ध्यान से समझना है। The very first we have husband and wife. क्या husband and wife जो होते हैं, are they become agents for each other? Okay, so marriage जो होती है that does not of itself create relation of agent and principal. मैरिज और एजेंट एंड प्रिंसिपल का कहीं भी एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। एजेंट एंड प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ, अ पर्सन मेल एंड फीमेल के बीच में शादी हुई है तो उस वजह से वो एक दूसरे के एजेंट या प्रिंसिपल भी बन सकते हैं। नो, इट डजंट सीम्स लाइक दैट, और ऐसा होता भी नहीं है। एक पर्सन ने अगर आकर एक हस्बैंड के साथ डील किया है और अगर हस्बैंड उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कुछ लेटर होता है, तो वो उसकी वाइफ को जाकर रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। यू आर एक्चुअली एजेंट ऑफ हिम। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अ वाइफ इन ऑर्डर टू बाइंड हर हस्बैंड, बट अगर उनके बीच में एजेंसी या फिर प्रिंसिपल का रिलेशन हो तो उसके लिए क्या हो, a wife in order to bind her husband by her dealings must have received his authority. ओके अगर वाइफ को आप एज अ एजेंट करार दे रहे हैं या फिर वाइफ उसके बिजनेस की सारी डीलिंग्स को करना चाह रही है तो एक्चुअली में शी मस्ट हैव रिसीव्ड हिज अथॉरिटी। उसको उससे उस काम, पर्टिकुलर काम के लिए अथॉरिटी मिलनी चाहिए, एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली। ठीक है, या तो एक्सप्रेसली हस्बैंड ने बोला हो कि कोई भी डील हो तुम मेरे नाम पर कर सकती हो, कोई भी पार्टी आए तुम उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती हो, आई एम गिविंग यू दिस अथॉरिटी। तो इसका मतलब है कि वाइफ के पास अपने हस्बैंड को रिप्रेजेंट करने की पावर है। बट इट्स जस्ट नॉट कि मैरिज हो गई तो वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन डीलिंग्स, ऐसा नहीं होता है। A general principles in this regard have been laid down by the full bench of Allahabad High Court in Girdhari Lal versus Crawford. ये केस हमेशा याद रखिएगा, गिरधारी लाल वर्सेस ग्रोफोर्ड। इस केस में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन रिगार्डिंग एजेंट एंड प्रिंसिपल क्या रहेगा, कैसे रहेगा। रीड इट। The liability of the husband for wife's debt depends on the principles of agency, and husband can only be liable when it is shown that he expressly or impliedly sanctioned that wife has done. सपोज वाइफ ने डेट लिया है, वाइफ ने लोन लिया है बैंक से या कहीं से भी ऐसा है, तो आप उसके हस्बैंड को पर्सनली लायबल ठहरा सकते हो। बट कब ठहरा सकते हो, इट डिपेंड्स कि हस्बैंड ने अगर कहीं ये ऐसा एक्सप्रेसली शोन किया है या इम्प्लाइडली कि वो वाइफ के पर्टिकुलर एक्ट में सेंक्शन कर रहा है या आ रहा है। जैसे सपोज जो वाइफ है उसने लोन लिया है, तो लोन लेते वक्त अगर वो अपने हस्बैंड को एज अ थर्ड पार्टी शो कर रही है या वहाँ पर अगर हस्बैंड भी प्रेजेंट है और उसको पता है कि वाइफ ने लोन लिया है, तो इन सब चीज़ों से क्या लग रहा है कि एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली वो कहीं ना कहीं वाइफ के एक्ट को, वाइफ के उस पर्टिकुलर डिसीजन को सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब कि वहाँ पर हस्बैंड की लायबिलिटी हो सकती है, बट वो भी हर सिचुएशन में डिपेंड करेगी कि उनके बीच में वो प्रिंसिपल या एजेंट वाला रोल है या नहीं। वेयर द हस्बैंड, अगर हस्बैंड ने कहीं एक्सप्रेसली अपनी वाइफ को ऑथोराइज किया हुआ है कि यस तुम जाकर मेरे नाम पर मनी बोरो कर सकती हो, उनको बोल देना दैट इट इज़ ऑन द नेम ऑफ माई हस्बैंड, या फिर तुम अगर कहीं पर भी सपोज वो लोन लेने गई तो वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी को गिरवी रख रही है। एक सिंपल सी चीज़ ये देखिए, अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी को गिरवी पे दे रही है, प्लेज पर दे रही है, एंड सेम वाइज जो उसके हस्बैंड है वो उस चीज़ पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं बल्कि वो उस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इम्प्लाइडली ही इज शोइंग कि येस आई एम बीइंग द एजेंट या प्रिंसिपल फॉर वाइफ। सो हेयर इफ वाइफ बोरो सम मनी और प्लेज हिज क्रेडिट,
तो पोजीशन इज सिंपल, यहाँ पर हस्बैंड भी लायबल रहेंगे लेटर ऑन। क्यों? क्योंकि उनको पूरी सिचुएशन का पता है, वो उसके हस्बैंड के सामान को लाकर प्लेज पे दे रही है, तो हस्बैंड इज नोइंग एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग अराउंड, एंड यहाँ पर आप उस टाइम पर हस्बैंड को लाइबल कर सकते हैं। और अगर हस्बैंड ने वाइफ को पूरी अथॉरिटी दे रखी है तो इसका मतलब कि क्या है, अगर वाइफ कोई भी एक्ट करेगी तो अगर उस काम से कोई लाइबिलिटी अराइज होगी तो हस्बैंड भैया लाइबल रहेगा, क्योंकि वहां पर हस्बैंड क्वेश्चन या उसको क्या कर रहा है, अपोज नहीं कर रहा, बल्कि उसमें और ज्यादा चीजों में साथ दे रहा है। Now, next thing here, the question is different and difficult when a wife is regarded to have implied authority as an agent of her husband. अगर ऐसा सिचुएशन हो कि वाइफ के पास implied authority है, now where the husband and wife are living together, okay, if they are living together, they are living a life of actually a married life, so wife is presumed कि she have implied authority, उस वो अपने हस्बैंड के हर एक्ट को करने की उसके पास implied authority है। जैसे प्लेज कर देना हस्बैंड के सामान का, हस्बैंड के क्रेडिट पर नेसेसरीज ले सकती है, बट हस्बैंड कैन एस्केप द लाइबिलिटी। अब सपोज कि कल कोई भी ऐसी सिचुएशन है वाइफ के एक्ट से कि हस्बैंड को लाइबल ठहराया गया, तो हस्बैंड के पास एक सिचुएशन है, ये जो मैं आपको सारे पॉइंट्स बता रही हूँ, अगर वो इनमें से इन चीज़ों को प्रूव कर देता है तो वो लाइबिलिटी से छुटकारा पा देगा। वो कहेगा मैं लाइबल नहीं हूँ। जाकर मेरी सीधी बात मेरी वाइफ से ही करिए, व्हाट शी हैज़ डन आई हैव नो आइडिया फॉर दैट एंड यू कैन नॉट मेक मी ब्लेम फॉर हर एक्ट। तो उसको क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा, एक बार ये सारी लिस्ट को ध्यान से देखिएगा। Firstly, he has expressly forbidden his wife from borrowing money or buying on credit. अगर वो ये प्रूव कर देता है कि मैंने अपनी वाइफ को सख्त मना कर रखा था, ये एक्सप्रेस था कि शी कैन नॉट टेक एनी काइंड ऑफ लोन, एनी काइंड ऑफ क्रेडिट बाय प्लेजिंग पर्टिकुलरली माई थिंग्स और माई प्रॉपर्टी, या क्रेडिट लेने से मैंने उसे मना कर रखा था, तो यहाँ पर अब हस्बैंड को अप्लाइबल नहीं कर सकते। सेकेंडली, गुड्स परचेज्ड वर नॉट नेसेसरीज। अगर पर्टिकुलर लोन से या पर्टिकुलर क्रेडिट से जो वाइफ ने सामान लिया है नेसेसरीज नहीं है, तो भी आप हस्बैंड को लाइबल नहीं कर सकते। अब देखिए नेसेसरीज का क्या है, क्योंकि हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है वाइफ को नेसेसरीज प्रोवाइड करना, और अगर वो नेसेसरीज स्टिल ले रही है हस्बैंड के क्रेडिट से या उठाकर, तो हस्बैंड ही लाइबल है। भैया चाहे तू दे ना दे, बट उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी तेरी, और अब तू ही पे करेगा। बट अगर हस्बैंड ये प्रूव कर देता है वो नेसेसरीज नहीं थी, मतलब शी हैज़ जस्ट बोरोड लग्जूरियस आइटम्स, ज्वेलरी, और यू कैन से एक्सपेंसिव जेम्स, सो दैट आर नॉट नेसेसरीज, वो अपने शौक के लिए ले रही थी और उसमें हस्बैंड का कोई भी रोल नहीं है। नेक्स्ट इज ही हैज़ अलाउड सफिशिएंट फंड फॉर परचेजिंग द आर्टिकल्स। उसने सिर्फ कुछ लिमिट तक अलाउ कर रखा था। शी नीडेड टू द नॉलेज ऑफ द ट्रेड्समैन एट्सेट्रा। ठीक है, उस पर्टिकुलर लिमिट को अगर वाइफ क्रॉस कर जाती है तो उसके लिए उसको नॉलेज देनी चाहिए थी कि मैं ये सामान और खरीद रही हूँ। अगर वो लिमिट ज़्यादा हो गई तो तब आप हस्बैंड को लाइबल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, The tradesman has been expressly told not to give credit to his wife. ये भी बात अगर हस्बैंड प्रूव कर दे कि मैंने पर्टिकुलर पर्सन को साफ साफ मना कर रखा था कि अगर मेरी वाइफ कोई भी सामान मेरे नाम पर लेने आए या मेरी प्रॉपर्टी को प्लेज करके लेने आए तो तुम वो सामान नहीं दोगे, तो इसका मतलब वो एक्सप्रेसली इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, उसने मना कर दिया है। देन स्टिल अगर उसकी वाइफ कुछ भी ऐसा क्रेडिट उठाती है एज अ नेम ऑन हिज हस्बैंड, देन यू कैन नॉट मेक लाइबल हर हस्बैंड। सो दैट आर द वेरी गुड पॉइंट्स जो कि साफ साफ दिखा देते हैं कि एजेंसी और प्रिंसिपल का जो रूल है मैरिड लाइफ में कहाँ तक चलता है और कहाँ पर आप इसको डिस्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज व्हाट इफ द सिचुएशन हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग अपार्ट। ये तो था कि इफ दे आर लिविंग टुगेदर, अगर वो दोनों ही अलग अलग रहते हैं, देन वेयर द वाइफ लिव्स अपार्ट फ्रॉम हस्बैंड अंडर जस्टिफिएबल सर्कमस्टांसेस, दोनों जुडिशियल प्रेसिडेंट्स पर अलग रह रहे हैं या दोनों में सेपरेशन के उस पर अलग हैं, द वाइफ हैज़ एन इम्प्लाइड अथॉरिटी टू बाइंड द हस्बैंड फॉर नेसेसरीज ऑफ लाइफ। नेसेसरीज मैंने आपको बोला है, नेसेसरीज के लिए तो भैया हस्बैंड को आप ठहराओगे ही ठहराओगे जिम्मेदार, चाहे वो साथ रहे चाहे वो ना रहे, जहाँ तक हस्बैंड की क्योंकि ड्यूटी बनती है उन चीज़ों को प्रोवाइड करना। अगर वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो हस्बैंड को
लाइबल ठहराइए. सम jurists opine that this is an agency of necessity. इसको हम नेसेसिटी की एजेंसी भी कह सकते हैं, बिकॉज दैट आर द वेरी पर्टिकुलर थिंग्स जो कि वाइफ को चाहिए. However, where the wife stays apart of her own will, बट अगर वो किसी भी पर्टिकुलर जस्टिफिएबल ग्राउंड्स पर को छोड़कर अपनी विल से अलग रह रही है, शी वॉन्ट्स टू लिव सेपरेट, और दोनों में इस चीज़ को का एग्रीमेंट भी है कि हम अलग ही रहेंगे, एंड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन वो हस्बैंड के साथ किसी भी रीज़न के साथ नहीं रहना चाह रही, तब वो जाकर हस्बैंड को ठहरा नहीं सकती जिम्मेदार. शी इज़ नॉट हर हस्बैंड्स एजेंट एंड शी कैन नॉट बाइंड हिम इवन फॉर नेसेसरीज, क्योंकि नेसेसरीज प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी हस्बैंड की तभी होती है जब तक कि दोनों के बीच में एक्चुअल में डिवोर्स ना हुआ हो, या फिर वो जस्टिफिएबल ग्राउंड्स पर ही बाहर रह रही हो तो वो नेसेसरीज प्रोवाइड करेगा. बट विदाउट एनी जस्टिफिएबल ग्राउंड्स, वाइफ इज नॉट लिविंग विद हर हस्बैंड, देन हस्बैंड इज नॉट लाइबल इवन स्टिल इन दैट सिचुएशन कि वो उसको नेसेसरीज प्रोवाइड करे. ये तो हमारा कानून कहता है, तो उस केस में हम हस्बैंड को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते हैं. राइट, देन नेक्स्ट, विद दिस सेशन इज ओवर. आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया हो कि नॉन मर्केंटाइल एजेंट की कैटेगरी में कौन आता है. The people that are married, that is husband and wife, and when their actually liability arises, in which situation की इनकी liability arise नहीं होती है, किस situation में husband disprove कर सकता है कि यहाँ पर मेरी liability नहीं है. ये बहुत ही important है dear students. I hope आपको ये continuity अच्छी लग रही है जिस तरीके से हमारा सिलेबस चल रहा है टॉपिक वाइज. यू कैन सजेस्ट मी इवन अपने बिहाफ पर कि आपको अगर कोई भी ऐसे चेंजेस लेकर आने कि मैम हमें ये समझाइए या ये नहीं, तो यू कैन मेल अस, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, you can follow us on Telegram. There you will get PDF session, and the students who want notes for judiciary exams, MCQs, or any important previous year questions, they can mail us on this ID. Thank you.